हाय। इस वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा स्टार्ट विद मेंस्ट्रुएशन और एंड विद मेंस्ट्रुएशन होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड विद मेंस्ट्रुएशन एंड एंड विद मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइन ऑफ puberty इन फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा स्टार्ट ही puberty में होगा और कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा एट मेनोपॉज। जैसे मेनोपॉज होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप होगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि एट मेनोपॉज नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर टू मच रिड्यूस दैट दे कैनॉट रिसीव अ सिग्नल ऑफ एफएसएच एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। इसलिए मेनोपॉज हो जाएगा। अब एफएसएच भी फीमेल में एट puberty ही पैदा होगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल हमेशा हाइपोथैलेमस करेगा बाय द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और हार्मोन्स। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एफएसएच एंड एलएच। Menstrual cycle take place in two places. One is uterus and other is the ovary. Menstrual cycle is a single cycle that is mostly comprised of two cycle, ovarian cycle and uterine cycle. So menstrual cycle, uterine cycle and ovarian cycle are a type of biological rhythm or biorhythm within the female body. इसके अलावा एट puberty हमेशा रिलीज होगा एफएसएच। एफएसएच का टारगेट हमेशा होंगे सेवरल प्राइमरी फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल हैं उनमें से ओनली वन ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल रेफर्ड एज डोमिनेंट फॉलिकल विल कंटिन्यू इट्स ग्रोथ। वो अपनी ग्रोथ को जारी रखेगा अलॉन्ग विद इट्स प्राइमरी ओसाइट। दिस प्राइमरी फॉलिकल, इसमें एक लेयर होती है जो फॉलिकुलर सेल्स की जो होती है, वन लेयर होती है। अब जब ये मल्टी लेयर बन जाता है तो उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कह देंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में जब एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, बनना शुरू हो जाती है, बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल या एंट्रल फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। ये जब ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर हो जाए, इसको हम कहते हैं मैच्योर फॉलिकल या प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल या सिंपल मैच्योर फॉलिकल कह सकते हैं इनको। जब तक ये जो पूरा प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल टू द मैच्योर फॉलिकल यानी टर्शरी या एंट्रल फॉलिकल तक, इस पूरे प्रोसेस को, कंटिन्यूस प्रोसेस को कहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल, राइपनिंग फॉलिकल, मैच्योरिंग फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल। This developing follicle is a source of secretion of estrogen hormone. Estrogen हार्मोन जो होती है वो दो काम करती है मेनली। एक, वापस ये इंटीरियर पिट्यूटरी पर एफएसएच की सिक्रेशन को ब्लॉक करवाती है और दूसरा ये यूट्रस में जाकर प्रोलिफरेटरी फेज को स्टार्ट करवा रही होती है। एस्ट्रोजन का लो लेवल हमेशा एफएसएच को इनहिबिट कर देता है और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का हाई लेवल हो जाता है तो फिर ये स्टिमुलस बन जाता है फॉर द रिलीज ऑफ अनदर हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब चूंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो एफएसएच बना चुकी थी और वो मौजूद होंगे एंट्रल फॉलिकल में, इसलिए एलएच हमेशा मैच्योर फॉलिकल पर एक्ट करेगी और उसकी रप्चरिंग करवाएगी। दैट्स व्हाई वी से एफएसएच वर्क विद एलएच टू ब्रिंग अबाउट ओव्यूलेशन। मेन ओव्यूलेशन एलएच ही करती है, लेकिन एफएसएच ने एलएच के रिसेप्टर साइट को बनाया। So FSH work with LH to bring about ovulation. High level of LH bring about ovulation. जब ओव्यूलेशन होती है तो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है और जो रिमेनिंग फॉलिकल है इसको हम कहते हैं रप्चर्ड फॉलिकल। सो रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल LH ने किया है। ये रप्चर्ड फॉलिकल हमेशा क्या बनाएगा? ये बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, एक येलोइश डेड बॉडी बन जाती है। ये डेड बॉडी येलोइश होती है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। चूंकि ये जो राइपनिंग फॉलिकल था ये पैदा कर रहा था एस्ट्रोजन, जैसे ही राइपनिंग फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा तो सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन खत्म हो गया, एस्ट्रोजन लेवल सडन ड्रॉप हो जाएगा आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप, लिहाजा एस्ट्रोजन ड्रॉप होगी तो एंडोमेट्रियम और इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर से नेगेटिव फीडबैक की जो इंटीरियर पिट्यूटरी पर इनहिबिशन है वो एफएसएच के ऊपर इनहिबिशन खत्म हो जाएगी और यूट्रस के ऊपर से जो सपोर्ट है वो एस्ट्रोजन की वो खत्म हो जाएगी।
इतने में जो रप्चर्ड फोलिकल या कार्पस ल्यूटियम है, येलोइश डेड बॉडी, ये एक हार्मोन पैदा करना शुरू करती है, पोस्ट ओव्यूलेटरी हार्मोन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होती है, इसके फिर दोबारा वही टारगेट होते हैं जो एस्ट्रोजन के हैं, वापस जाकर एफएसएच को भी ब्लॉक कर देगी, एलएच को भी ब्लॉक कर देगी। एफएसएच को ब्लॉक करके न्यू फॉलिकल को डेवलप होने से रोकेगी, और एलएच को ब्लॉक करवा के अगर कोई फॉलिकल अपनी मैच्योर स्टेज में मौजूद भी हुआ गलती से, तो उसकी ओवुलेशन नहीं होगी आने देगी। दैट्स व्हाई इट स्टॉप द ओवुलेशन, सो इट इज रेफर्ड एज बर्थ कंट्रोल पिल। कार्पस ल्यूटियम की एज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कार्पस ल्यूटियम एक डेड बॉडी है। मैं हमेशा बच्चों को बता रहा हूँ, समझ लें कि ये एक ओल्ड वुमेन है, दादी अम्मा है। ये दादी अम्मा मरने के करीब है, क्योंकि डेड बॉडी का येलो हो चुकी है, लिहाजा ये तैयार करेगी अपनी आगे बहू, जो इसकी एंडोमेट्रियम है उसको तैयार करेगी कि नया बेबी आने वाला है, फर्टिलाइजेशन आने वाली है और फीटस आने वाला है, एम्ब्रियो आने वाला है। तो उस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगी फॉर द इनकमिंग एम्ब्रियो। अब ये इसी उम्मीद में कि कहीं गुड न्यूज मुझे मिलेगी कि एम्ब्रियो आ गया है, तो ये गुड न्यूज मिलेगी किसको? कार्पस ल्यूटियम को। तो इस गुड न्यूज की बेस पर, इस गुड न्यूज को लेने के लिए वो 14 दिन तक जिंदा रहती है। सो मैक्सिमम एज ऑफ कार्पस ल्यूटियम इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर इज 14 डेज, मैक्सिमम एज। इसलिए हम कहते हैं सिक्रेटरी फेज की लेंथ फिक्स होती है 14 डेज। अब कार्पस ल्यूटियम अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो मैक्सिमम 14 दिन तक ये वेट करेगी गुड न्यूज का कि इम्प्लांटेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन। अगर इम्प्लांटेशन होगी तो प्लेसेंटा बनेगा, वो इसको गुड न्यूज देगा कि कोई ना कोई काम हो गया है, खुशखबरी आ गई है, गुड न्यूज आ गई है, नया मेहमान आने वाला है। तो इस खुशखबरी को सुनते हुए कार्पस ल्यूटियम, जिसने 14 दिन जिंदा रहना था, ये फॉर मंथ सर्वाइव करती है। इसलिए हम कह सकते हैं इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर देन कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव फॉर डेज ओनली, एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर, इम्प्लांटेशन अकर, तो कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव फॉर मंथ, कई मंथ तक जिंदा रहती है, इसी खुशी में कि नया बेबी आ गया। कार्पस ल्यूटियम ही ने जो प्रोजेस्टेरॉन पैदा करके किसको, एंडोमेट्रियम को, ये कहा था कि नए मेहमान के लिए खाने का बंदोबस्त भी करो। नए मेहमान मीन एम्ब्रियो ने खाना कहां से खाना, अभी प्लेसेंटा नहीं बना हुआ है, तो उसको प्रोटीनिशियस सिक्रेशन चाहिए होगी। इसलिए इस फेज में यूट्रीन से सिक्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो यूट्रीन प्रोटीनिशियस सिक्रेशन मैक्सिमम करेगी, वो प्रोटीन एज ए डाइट यूज करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब तक उसका प्लेसेंटा कनेक्शन फुली स्टैब्लिश नहीं होता। इसलिए इस फेज को हम कहेंगे सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो 14 डेज तक मैक्सिमम रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, पहली हार्मोन, that is called human chorionic gonadotropin hormone. That hormone appear in blood and urine, और इसको प्रेगनेंसी टेस्ट में हम ले रहे होते हैं। So high level of HCGH in your urine, in the urine of female or blood of urine, is an indication of pregnancy. Second very important hormone that is produced by placenta is progesterone, and that progesterone will maintain the endometrium. तब तक ये मेंटेन, इसके साथ कौन काम कर रही है? प्रोजेस्टेरॉन कमिंग फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी बड़ी हार्मोन प्लेसेंटा लैक्टोजिन होती है। प्लेसेंटा लैक्टोजिन क्या करती है? ये वर्क करती है विद हार्मोन LTH, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको प्रोलैक्टिन कहेंगे, कमिंग फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। इट डेवलप द फीमेल मेमरी ग्लैंड और मिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना काम किसका है? मेनली ये काम होगा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। इनिशियली इसमें प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम भी होगी। किसी भी लम्हे पर अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो मिसकैरेज हो सकता है। ऑल इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।